हेलो महान छात्रों, क्या हाल हैं? क्या हाल हैं आप सबके? बेटा आज एक काम कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। देखो आज हम पढ़ रहे हैं भाई सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब भाई अगर देखो ज़रा ध्यान से, बेटा पढ़ाते पढ़ाते अगर कहीं निकल ना जाएं, तुम्हें तो पता ही है मैं कहीं निकल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते ना। तो अगर पढ़ाते पढ़ाते कहीं निकल ना जाएं तो कोशिश करें कि एक दो सवाल भी कर लें, है ना, कहीं भटक के ना, अगर है ना, समझाते समझाते थोड़े इधर उधर चल जाते हैं, क्या करें। देखो तो भैया देखो, जैसा कि भाई देखो बेटा मैंने पहले भी तुम्हें कहा है इतने सारे वीडियोस में ना, हमारा मेन फोकस होना यही चाहिए बेटा। कुछ भी चीज़ पढ़ो उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लो, है ना। सवाल तो भाई सभी सॉल्व कर लेते हैं, सवाल सॉल्व करने में क्या है, हम थोड़ी हैं इस दुनिया में बैठे हुए जो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा है, पर है ना, उसके अतिरिक्त भी हमें पता होना चाहिए कि भाई अब जैसे ये है तो भाई देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भैया कायदे से अगर तुमने 11th में थोड़ा सा पढ़ा होगा ध्यान से, तो जो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनका इन्वर्स तो बनता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। भाई साहब जरा ध्यान से आप इस बात को समझें कि जो इन्वर्स फंक्शन, सॉरी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनका इन्वर्स बना ही नहीं सकते, उनका भाई नहीं कर सकते उनका इन्वर्स। आया समझ में? भाई आपने अभी अभी पहला चैप्टर पढ़ा, पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1/(1)(2) हो, है ना। भैया जरा ध्यान से देखो, चीज़ों को जरा ध्यान से समझो बेटा। देखो क्या हो रहा है भाई, 1 2 3 4 5 ये कोई फंक्शन है, 6 7 8 9 और 10, ठीक। और फंक्शन मान लो ये काम कर रहा है कि 1 को 6 से एसोसिएट कर रहा है, 2 को 7 से, 3 को 8 से, 4 को 9 से और 5 को 10 से एसोसिएट कर रहा है मान लो। तो भैया साफ देख के पता लग रहा है कि फंक्शन कैसा है, 1/(1)(2) है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम उल्टा भी लगा सकते हैं। यानी कि अभी फंक्शन मान लो तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, फंक्शन ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो हम फंक्शन को उल्टा भी लगा सकते हैं, है ना। इन्वर्स समझ रहे हो? इन्वर्स मतलब कोई भी नियम हम उल्टा करके लगा सकते हैं, उसी को तो इन्वर्स कहते हैं। ये कोई फंक्शन था, अब हमने जांचना होता है, चेक करना होता है कि भाई क्या इस फंक्शन को, ये जो रूल है, फंक्शन क्या है, रूल ही तो है, तो क्या ये जो रूल है इस रूल को उल्टा किया जा सकता है ना। मान लो जैसे ऐसे समझो कि भाई यहाँ से कोई कार जा रही है, दिल्ली जा रही है मान लो, तो हमने ये पता लगाना है, ये चेक करके पता लगाना है कि भाई यहाँ से जा तो रही है, वहाँ से वापस भी आएगी क्या, समझ रहे हो? ऐसा कुछ है। तो जो फंक्शन है मेरे लाल, फंक्शन को अपने दिमाग में बिठाओ। फंक्शन है क्या, एक स्पेशल रूल है ना। तो वो जो रूल है, जो जिसको हम फंक्शन कहते हैं, हमने यही तो चेक करना होता है कि भाई वो जो रूल है उस रूल को उल्टा लगा सकते हैं क्या, है ना। तो भाई ये चेक करने के लिए एक सिंपल सी बात थी, भाई अगर तुम्हें ये चेक करना है कि कोई फंक्शन है और क्या उसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि जो रूल लग रहा है अभी यहाँ से यहाँ में जो रूल लग रहा है, क्या उसको उल्टा भी लगा सकते हैं ऐसे। तो ये चेक करने के लिए फंक्शन को सीधे सीधे 1 1 चेक कर लो। भाई फंक्शन अगर 1 1 होगा और ऑन 2 होगा तो 100% जो रूल है उसको तुम रिवर्स कर सकते हो, उल्टा लगा सकते हो। आया समझ में? तो भाई जरा ध्यान से अब ये देखो, तो ये फंक्शन था बेटा, तो हमने ये समझा था पहले चैप्टर में कि अगर कोई फंक्शन 1/(1)(2) है तो कंफर्म है कि वो इन्वर्स होगा, उसका इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये तो पढ़ा हमने। तो भैया अब जरा ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री को जरा ध्यान से देखो कायदे से देखा जाए, देखो अगर तुमने पढ़ा होगा बेटा ध्यान से, तो जो भैया ये जो साइन है, ये जो कॉस है, ये जो टेन है, ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन ही तो हैं, समझना है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जो फंक्शन है जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है।
आया समझ में? तो जॉर्ज कैंटरो जी का ऐसे ही थोड़ी नाम लिया था हमने, इसीलिए तो लिया था। तो भैया जरा ध्यान से देखो, जो साइन है, साइन वो भी एक फंक्शन है। कहाँ से कहाँ में? रियल नंबर से -1 से 1 तक में। जैसे तुम फंक्शन लिखते हो ना, फंक्शन सच दैट a टू b, जैसे फंक्शन कोई रूल है, कोई रूल है जो a से b में है, यानी कि ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। तो ये क्या हो गया? कोई रूल हो गया। कोई रूल है जिसका नाम तुमने f रखा हुआ ना, फंक्शन रखा हुआ। तो वैसे ही यहाँ देखो, ये कोई रूल है जिसका नाम तुमने साइन रखा हुआ। वहाँ जो रूल था उसका नाम f था, यहाँ जो रूल है उसका नाम क्या है? साइन है। और ये क्या आ गया? इसका डोमेन आ गया। और ये क्या आ गया? कोडोमेन आ गया। अरे भैया तुम्हारे पास वो होगा, स्मार्टफोन होगा ना, उसमें क्या करना, उसमें जो वो होता है कैलकुलेटर होता है ना, उसमें जाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाना, वहाँ साइन लिखना और साइन के बगल में कोई भी वैल्यू रख देना, कोई भी वैल्यू रखना। तुम एक काम करना, 20 लाख करोड़ रखना। 20 लाख करोड़ सुना तो होगा तुमने, आजकल ही चल रहा है। तो जो भी तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे बेटा, मान लो चलो 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, मान लो तुमने 420 रख दिया, है ना? 420 का अच्छा नंबर है भाई, 420 बहुत महान नंबर है। तो मान लो तुमने साइन के बगल में 420 रख दिया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो इस ग्रुप में होगी, इस ग्रुप से बिलोंग करेगी। तुम कुछ भी, तुम यहाँ पे ये लो, ऐसा रख दिया मैंने, मान लो मैंने इसे और बढ़ा के ऐसा रख दिया, तुम कुछ भी वैल्यू रख लो यहाँ पे, जो भी वैल्यू रखोगे जो तुम्हारा यहाँ पे आएगा। अरे मेरे भाई भैया देखो, ये f है, f के बगल में जो यहाँ पे लिखते थे वो क्या होता था? डोमेन। और जो सामने आता था वो क्या होता था? रेंज। नहीं होती थी रेंज? तो जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी वो रेंज होगी। और रेंज कहाँ होती है? कोडोमेन में होती है। आई बात समझ में? तो भैया ये जो होता है ये होता है यहाँ फंक्शन के बगल, फंक्शन ही तो है, साइन कॉस से सब फंक्शन ही तो है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन के बगल में डोमेन लिखा हुआ, जो आगे वैल्यू आएगी वो क्या होगी? रेंज होगी। रेंज कहाँ होता है? कोडोमेन में होता है। ये तो हमने पहले पढ़ा है। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, देखो ऐसे मत करो भाई, देखो महान छात्र हो, ऐसे मत करो। देखो तो भाई कायदे से देखा जाए तो बेटा जो साइन है ना वो ऐसा है, सच दैट r2 -1 to 1। अरे भाई जरा ध्यान से ये देखो, अगर मैं इसको डायग्राम में तुम्हें समझाऊं ना, तो डायग्राम में बेटा देखो जरा ध्यान से, हमारे पास ये है और ये है, यहाँ है -1, 0 और 1। और इसके अलावा अरे भैया थोड़ा नंबर सिस्टम को पढ़ो, इन दोनों नंबरों के बीच बहुत सारे करोड़ों नंबर हैं बीच में, करोड़ों नंबर हैं बीच में, ठीक। और ये है तुम्हारे किसका ग्रुप? आर का ग्रुप। ये हो गया डोमेन, ये हो गया तुम्हारा कोडोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया डोमेन। और ये हो गया रूल तुम्हारा, जिसको तुम फंक्शन कह रहे हो, और फंक्शन का नाम क्या है? साइन। ठीक होगी बात। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, मान लो तुमने यहाँ पे 45 रखा, ठीक। तो भैया देखो साइन 45, साइन 45 की वैल्यू निकालोगे तो 1/√2 ही तो निकलेगी। और 1/√2 कहाँ होगा? इसी में तो होगा भाई। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहीं में से तो आएगी, कहीं से इन्हीं के बीच में तो कोई नंबर आएगा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, साइन 135 की वैल्यू बताओ जरा, वो भी 1/2 आती है, 1/√2 आती है। ये वैल्यू निकालना बता देंगे, आगे चल के बता देंगे बेटा, फिलहाल इनवर्स पे फोकस करना है ना। तो भैया जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ 45 है, 45 भी यहाँ बीच में कहीं यहाँ पर कोई नंबर होगा 1/√2। तो 45 भी किससे एसोसिएट है? 1/√2 से। और 135 जो एसोसिएट है वो भी किससे एसोसिएट है? 1/√2 से। तो कहाँ है ये 1/1? तो 1/1 तो है ही नहीं। तो अगर ये 1/1 है नहीं तो इसका इन्वर्स कैसे बनाया उन्होंने? इन्वर्स बन ही नहीं सकता भाई। अगर हमने ये तो हमने बड़े आराम से भाई वहाँ पढ़ लिया था पहले चैप्टर में कि अगर फंक्शन 1/1/2 है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो भाई देखा जाए तो ये 1/1 तो है ही नहीं, तो कैसे तुम इसको लिख रहे हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इन्वर्स तो बन ही नहीं सकता इसका। देखो मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, देखो मैं तुमसे अगर एक बात कहूं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक। फंक्शन ऐसा है, मान लो ये है, नहीं मान लो ऐसा है फंक्शन, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। तो भैया देखो, जब हमने 1 1 ऑन 2 पढ़ा था मेरे लाल, तो हमने पढ़ा था वहाँ, यहाँ देखो 1 की जो 1 है, 1 की इमेज भी 6 है और 2 की इमेज भी 6 है। यानी कि दो जने ऐसे हैं जो एक ही जने से एसोसिएट हैं। तो ऐसे में फंक्शन को हम 1 1 नहीं कहते हैं, क्योंकि 1 1 उसी को ही कहते हैं जब हर एक आदमी एकदम नए आदमी से जुड़ा हुआ हो, ये एकदम फ्रेश आदमी से जुड़ा हो, ये एकदम फ्रेश आदमी से जुड़ा हो, ऐसा होता है ना। तो ऐसे में कहते हैं हम 1 1। तो अभी तो फिलहाल ये 1 1 है नहीं। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुम इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हो, जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है, तुम इस डोमेन में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हो। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि छेड़छाड़ कर लो, इसमें कुछ तुम्हें जोड़ना है या कुछ हटाना है, कुछ कर सकते हो, उसमें कुछ हटाना चाहते हो तो हटा दो, बस किसी तरह इसको 1 1 बना दो। मान लो मैं ये कहूँ तुमसे, तो क्या करोगे? सिर्फ डोमेन में छेड़खानी कर सकते हैं। तो भैया हर कोई क्या करेगा, अगर मुझसे कोई कहे कि भैया इसको हमने 1 1 बनाना है ही बनाना है और डोमेन में थोड़ा बहुत छेड़खानी हम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को हटा दो ना, 1 1 है वो, अब 1 1 है, हर एक जने की जो इमेज है वो यूनिक इमेज है। इसकी इमेज क्या है? 6 होगी, इसकी इमेज क्या है? 7, इसकी इमेज क्या है? 8, इसकी इमेज क्या है? 9। 1 1 है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो अब जरा ध्यान से ये देखो हुआ क्या मामला। देखो भैया हमारे पास जो साइन था ना, -1 0 1, ये था कोई रूल साइन। यहाँ तो बहुत सारे नंबर हैं, क्योंकि आर का ग्रुप था, रियल नंबर का ग्रुप था, तो बहुत सारे नंबर हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या करा, उनको किसी न किसी तरह साइन को 1 1 ऑन 2 बनाना था। क्या बनाना था? 1 1 ऑन 2। तो उन्होंने क्या करा, ये जो ग्रुप है ना, ये जो डोमेन है, इस डोमेन से कुछ जनों को बाहर निकाल दिया, कुछ जनों को बाहर निकाल दिया। जैसे तुमने पिछले वाले अभी जो थोड़ी देर पहले समझा था ना, उसमें तुमने 2 को हटा दिया था, तो वैसे ही उन्होंने क्या करा, ये जो आर है ना, ये जो डोमेन है, जो आर का ग्रुप है, इससे कुछ छंटनी करी, कुछ छटनी हुई ना, समझ में आया? तो कुछ चीज़ों को बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने इसके डोमेन को कैसा बना दिया, काट छाट करके, बहुत सारे जनों को बाहर निकाल के डोमेन को कैसा बना दिया, -π/2 से π/2 के बीच में बना दिया। पहला डोमेन कहाँ से कहाँ था? पहला डोमेन रियल नंबर था। पहला डोमेन क्या था? रियल नंबर, सब कुछ आता था उसमें। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने काट छाट के बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकाल के इसको ऐसा बना दिया, यानी इतने ही नंबर रखे, -π/2 से लेके π/2 तक के बीच के नंबर रखे, और -π/2 और π/2 भी रख लिए। आई बात समझ? तो अब अगर इस फंक्शन को हम देखें, तो अब ये फंक्शन कैसा बनेगा? 1 1 ऑन 2 होगा, क्योंकि यहाँ के हर एक जने की एक यूनिक इमेज आएगी। अब देखो जरा, पिछले वाले केस में तुम्हें 45 बताया था और 135 भी बताया था। 135 तो तुमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि 135 तो होगा ही नहीं इसमें। अरे भैया ये -90 से +90 के बीच है ना, तो 135 तो तुम्हारा बाहर निकल गया ना, निकाल दिया तुमने बाहर। यानी कि अब ये जो फंक्शन हम बनाएंगे, अब जो ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन कैसा है? 1 1 ऑन 2 है। आई बात समझ? यानी कि अब ये बात हो गई कि ये जो फंक्शन है 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब इसका इन्वर्स कर सकते हैं हम। बात समझना आ गई? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो ओरिजिनल साइन के फंक्शन है ना, उनका जो डोमेन था, उनके डोमेन को काट छाट करके हमने ऐसा बना दिया, तब जाके इसका इन्वर्स बन सका। वरना अगर हम ओरिजिनल रहने देते तो इन्वर्स बनता ही नहीं कभी। ऐसा में तो जितने भी इन्वर्स हैं, ये जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, उनके डोमेनों को काट छाट करके बनाया गया है ना, छोटा कर दिया गया है। ऐसा में अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि भाई मान लो कोई ये है,
कोई फंक्शन है, ये ए और ये बी, ठीक। फंक्शन मान लो कैसा है, फंक्शन मान लो 1 1 ऑन 2 है, मान लो 1 1 ऑन 2 है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा 100% है, ठीक। तो अगर मैं इसका इन्वर्स फंक्शन लिखना चाहूँ, अभी इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि कोई रूल है, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन ये है और कोडोमेन ये है। अब अगर तुमने कहा कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो भाई अगर 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टिबल भी होगा, कंफर्म बात है, ठीक। तो अब अगर इसके इन्वर्स फंक्शन को लिखें हम, तो इन्वर्स फंक्शन को कैसे लिखेंगे, अरे भैया इन्वर्स फंक्शन को एफ इन्वर्स सच दैट, जब हम इन्वर्स फंक्शन लिखते हैं ना, तो जो कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है। ये तो सब पे लागू होता है ये वाली बात। तो भैया जरा ध्यान से देखो, अभी तुमने कहा कि -π/2 और π/2, और ये कोई रूल है जिसको हमने साइन कहा, और यहाँ पे -1 0 और 1, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से, तुमने क्योंकि इस फंक्शन को क्या बना दिया, 1 1 ऑन 2 बना दिया, इसकी काट छाट करके, इससे बहुत सारी चीज़ों को बाहर निकाल के तुमने इसे क्या बना दिया, इन्वर्टिबल बना दिया, 1 1 ऑन 2 बना दिया। 1 1 ऑन 2 मतलब इन्वर्टिबल, 1 1 ऑन 2 है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है, तुमने इसे इन्वर्टिबल बना दिया। तो पहले तुम इसे कैसे लिख रहे थे, पहले तुम इसे ऐसे लिख रहे थे ना, साइन इनवर्स -π/2 टू π/2 टू -1 0 1। पहला जो ओरिजिनल फंक्शन था, सॉरी मतलब जो काट छाट करके जो फंक्शन बना था वो ऐसे बना था ना, तो साइन जिसका डोमेन ये था और कोडोमेन ये था। अब क्योंकि ये इन्वर्टिबल है, तो अगर हम इन्वर्टिबल फंक्शन लिखेंगे तो साइन इनवर्स, तो जो हमारे पास कोडोमेन था वो अब क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा ना, और जो हमारे पास डोमेन था वो अब कोडोमेन बन जाएगा, ठीक। आई बात समझ। तो अब भैया जरा ध्यान से देखो, ये मैं तुम्हें समझाना चाहता था बेटा, तो मैं कुल मिला के तुम्हें ये समझाना चाहता था। अच्छा मैंने सिर्फ तुम्हें साइन में समझाया, ऐसी कॉस में भी होता है, ऐसी टेन में भी होता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उनके डोमेनों को काट छाट करके, छोटा करके उन फंक्शनों को 1 1 ऑन 2 बनाया गया। अब जब क्योंकि वो 1 1 ऑन 2 बन गए ऐसे में, तब उनका इन्वर्स लिखा गया। तो ये साइन का इन्वर्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। साइन कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन था साइन, जिसके डोमेन को काट छाट करके ऐसा बना दिया गया। अब क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है तो इसका इन्वर्स ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, तो भाई हमारे पास क्या है बेटा कि जो इन्वर्स फंक्शन है ना, जो इन्वर्स फंक्शन है उनकी जो रेंज है, देखो यहाँ हम रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहां हम रेंज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। जैसे जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का हमारे पास जो रेंज है, साइन इनवर्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है हमारे पास -π/2 से π/2, ये है साइन इनवर्स की रेंज। अरे भैया जरा ध्यान से ये देखो, साइन इनवर्स -1 to 1, ये साइन इनवर्स का डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। तो रेंज को हम यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, ठीक। तो भैया देखो साइन की ये है, तो टेन की देखो, टेन इनवर्स की क्या है, टेन इनवर्स की इसकी मिलती जुलती है आपस में, ये क्लोज इंटरवल है और वो ओपन इंटरवल होता है, सेम रहता है, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, बस ये क्लोज इंटरवल है और ये इंटरवल है। इंटरवल हमने पढ़े होंगे ना, इंटरवल का भी डालेंगे बेटा, वो 11th पढ़ाएंगे, 11th में सेट पढ़ाएंगे तो इंटरवल का वीडियो डालेंगे, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, वो है 0 to π क्लोज इंटरवल, और जो कॉट इनवर्स है, जो कॉट इनवर्स है उसकी जो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 to π ओपन इंटरवल, ठीक। सेक इनवर्स की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है बेटा -0 to π क्लोज इंटरवल, और इसमें हमारे पास π/2 नहीं होगा भाई। 0 to π में
0 to पाई में, 0 to पाई में तो π/2 भी आएगा ना। अरे महान लोगों, ये है हमारे पास 0 और यहाँ से लेके यहाँ है 0 to पाई, ये होता है 0 और ये होता है पाई, तो बीच में क्या पड़ेगा, π/2 भी पड़ेगा। आया समझ में। लेकिन π/2 में कैसा वैल्यू देता है, वो नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है ना, तो इसीलिए जो हमारे पास सेकंड वर्स है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to पाई है। अब 0 to पाई में बीच में हमने पाई हटाना था क्योंकि पाई नहीं चाहिए था हमें, तो इसीलिए माइनस करके ऐसा लिख दिया गया उसे। ठीक, अब भाई जरा देखो कॉसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और इस वाले ग्रुप में 0 भी आएगा, लेकिन 0 नहीं चाहिए हमें, तो 0 यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे तुम्हें। सारे जो 6 के 6 हैं, 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उनके रेंजों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से देखो, आज बेटा छोटे छोटे 2 क्वेश्चनों पे आएंगे, हालांकि वो एनसीईआरटी के हैं, पूछे तो कम ही जाते हैं वैसे, पर फिर भी कभी कभी पूछ लेता है। देखो तो भाई ये जो है बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो साइन इनवर्स 1/√2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। देखो क्या है हमारे पास, क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है बेटा। ठीक, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, कुछ खास नहीं करना बेटा। इसमें जो रेड वाला थोड़ा दिखता कम है। देखो अब ऐसे पूछ लेता है, हालांकि ये अब पूछना कम कर दिया, तो मतलब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। एनसीईआरटी को जो 12th का सिलेबस उससे थोड़ा और वो करना चाहिए, किसी काम का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। तो देखो पर फिर भी देख लो, भाई कोई भी बड़ी चीज़ पे पहुंचने के लिए पहले छोटी चीज़ से ही शुरुआत करनी पड़ती है ना, है ना। तो और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे बेटा बीच में, आर डी शर्मा से भी लेंगे ना। तो देखो फिलहाल इसको देखो, अब इसका, अब भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने, कैसे निकालें। ठीक, देखो लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई। अरे भैया जिसकी भी तुमने वैल्यू निकालनी है ना, उसको कोई वेरिएबल मान लो, जरूरी नहीं है वाई मानना है, तुम एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, इसको कुछ भी मान लो तुम, मान लिया। अब जब इसको हटाओगे यहाँ से तो 1/√2 इज इक्वल टू भाई साइन वाई हो जाएगा ना, इस पर तो कोई परेशानी नहीं है किसी को। अब भैया जब यहाँ पर पहुँच जाओगे उसके बाद ये सोचो कि साइन की जो टेबल है, अरे भैया वो वैल्यूज़ की जो टेबल है, 6 वैल्यूज़ है ना हमारे पास, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उनमें से जो हमारे पास जो साइन की वैल्यू की टेबल है उसमें सोचो कि 1/√2 किस वैल्यू पे आता है। तो भैया 1/√2 आता है साइन 45 पर, यानी कि π/4 पर, इज इक्वल टू साइन वाई। ये जो वैल्यू है 1/√2, इसकी जगह पर मैं साइन π/4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन π/4 बराबर क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, थोड़ा सा एक बात समझो कि ये जो SIN लिखा हुआ ना, जो फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन ही तो है। तो अगर फंक्शन को, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ये जो SIN लिखा हुआ और इस SIN को मैं कैंसिल समझूं, भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा बेटा, ये तुम्हें पता होगा और पता होना चाहिए तुम्हें। कभी भी इस SIN को कैंसिल करते हुए नहीं दिखाते, उसे खुद ही समझा जाता है कि वो कैंसिल हो गया होगा, कैंसिल नहीं करते उसे। हमारे पास साइन x इज इक्वल टू साइन वाई है अगर, तो x इज इक्वल टू वाई आ जाता है, कैंसिल करते हुए नहीं दिखाते, ऐसा में। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि हमारे पास क्या है, अगर मैं साइन को इस साइन से कैंसिल समझूं तो मेरे पास बचेगा π/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक, y इज इक्वल टू π/4। अब थोड़ी देर के लिए ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसको सोचो कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू है, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, -π/2 टू π/2, यही तो थी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू। तो थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, क्या ये वैल्यू इस ग्रुप को बिलोंग करती है, ये जो वैल्यू है क्या ये वैल्यू इस ग्रुप में है
है भैया देखो, वो जो ग्रुप है वो -90 से +90 के बीच है, और तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही है 45 आ रही, तो 45 तो हो ही जाएगा ना इसमें। अरे भैया 90 है, फिर -80 आएगा, फिर -70 आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए जीरो भी आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 90 आएगा। तो 45 जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है वो पढ़ तो रही है इस ग्रुप में, पढ़ रही है इस ग्रुप में। इसका मतलब ये हो गया कि बिलोंग का साइन लगाओ, यानी कि y = π/4 बिलोंग करता है -π/2 to π/2 को, यानी कि जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है वो इस ग्रुप को बिलोंग करती है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 = π/4। ये जो y की वैल्यू आई ना लास्ट में, इसी वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। बस शर्त ये है कि जो वैल्यू आए वो इस ग्रुप में पढ़ती हो, साइन के ग्रुप में पढ़ती हो, क्योंकि क्वेश्चन साइन का है ना, तो साइन के ग्रुप में पढ़नी चाहिए वैल्यू। आई बात समझ? एक क्वेश्चन और देखो, भाई ये है हमारे पास cot इनवर्स -1/√3, ठीक, ये है भाई। अब भाई जरा ध्यान से देखो बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी हमने। देखो ये तो फिर भी थोड़ा सा करने लायक क्वेश्चन है। देखो वही जो हमने पिछले वाले में करा, cot इनवर्स -1/√3 = y, लेट, ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। इसको हटाओगे तो -1/√3 = cot y, ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब ये जो माइनस साइन आ गया, अब सोचोगे क्या करें, मैं कोई बात नहीं, टोटली इग्नोर कर दो इसको। आया समझ? जैसे मोदी जी ने विपक्ष को एकदम इग्नोर कर दिया, विपक्ष चिल्लाता रहा कि अरे भाई कोरोना कोरोना, मोदी जी ने कहा देखा जाएगा कोरोना, नमस्ते वंदन करो पहले, है ना। तो भाई जरा ध्यान से देखो, cot y = तो माइनस को इग्नोर करो, ठीक है, फिलहाल इसको देखो और ये सोचो कि cot की टेबल में 1/√3 किसका वैल्यू होता है। आई बात समझ? तो भैया जरा ध्यान से देखो, हमारे पास जो वैल्यू है ये होता है तुम्हारा माइनस को फिलहाल वैसे ही रहने दो, माइनस को फिलहाल वैसे ही चलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक। cot 60 यानी कि π/3 = cot y, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, जब तुम ये वैल्यू लिख लोगे उसके बाद बेटा अब इस माइनस साइन की वैल्यू है, देखो अब इस माइनस साइन को कहाँ, यहाँ अंदर इसके साथ लिखेंगे = cot y, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं cot को cot से कैंसिल समझूं तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारे पास y = -π/3। अब यहाँ पर तुमने थोड़ा सोचना है कि जो वैल्यू तुम्हारी आ रही है, क्या वो वैल्यू cot की जो टेबल है, cot का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, भाई cot का प्रिंसिपल वैल्यू ये है 0 to π ओपन इंटरवल, ये है cot का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है cot का। तो तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू इस ग्रुप को बिलोंग करती है? नहीं करती है, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो 0 से π है, यानी कि 0 से लेके 180 तक की वैल्यूज, जबकि तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, यानी कि तुम्हारी वैल्यू इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, यानी कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, खराब है। तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हें अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। देखो अब चेंज कैसे करते हैं, तो ये आया तुम्हारा cot y = इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ cot -π/3। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, प्लस चार्ट को देखो जरा ध्यान से, प्लस चार्ट में हो क्या रहा। ये सोचो कि cot जो है वो माइनस कहाँ होता है, भाई यहाँ तो सारे प्लस होते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, है ना, यहाँ सारे प्लस होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, है ना, यानी कि cot यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ बनाऊँ, भैया ये हमें 11th में पढ़ा होगा हमने कि यहाँ अगर किसी वैल्यू को बनाना है तो पाई में से जो तुम्हारा एंगल आ रहा है ना, उस एंगल को घटा दो, माइनस कर दो। तो भैया जरा ध्यान से देखो, cot मुझे इस एंगल को यहाँ बनाना है, यहाँ क्यों बनाना है, यहाँ क्यों नहीं बनाना? अरे भैया cot का जो एंगल है वो माइनस का है, और cot माइनस कहाँ होता है, यहीं होता है, तो मुझे इस एंगल को यहीं बनाना पड़ेगा, ठीक। तो पाई में से मैंने अपने एंगल को माइनस कर दिया, तो cot 3π में यानी कि 2π/3
कॉट वाई। अब अगर मैं कॉट से कॉट को कैंसिल समझूँ तो y इज इक्वल टू बचेगा 2π/3। अब ये जो वैल्यू आ रही है थोड़ा इसे चेक करो, क्या ये वैल्यू इस ग्रुप में बिलोंग करती है, इस वाले ग्रुप में। कॉट का जो प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच का ग्रुप है, क्या ये वैल्यू इस ग्रुप में बिलोंग करती है? देखो जरा ध्यान से भाई, तुम्हारी वैल्यू आ रही है 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है तुम्हारी 180/3, 3 6 जा 6 2 जा 120। तो कुल मिला के जो वैल्यू आ रही है 120 आ रही है। और तुम्हारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 से लेके 180, और यहाँ वैल्यू आ रही है 120, यानी कि 120 तो इस ग्रुप में पड़ ही जाएगा ना, बिलोंग करता है 0 टू पाई, यानी कि जो तुम्हारी y की वैल्यू आ रही है वो इस ग्रुप को बिलोंग करती है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू 2π/3, यानी कि जो वैल्यू तुम्हारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो बेटा कल इसको और आगे करेंगे। कल ये तो आज ऐसे ही था थोड़ा सा समझाने के लिए, कल है इसमें जो मेन काम है। ठीक, तो कल मिलते हैं।